नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रंग विमर्श एक मुलाकात में हम बातचीत करेंगे एक्टर और थिएटर डायरेक्टर कपिल देव जी से। कपिल देव जी एक विशेष जो है और भी योग्यता रखते हैं कि उन्होंने पपेट थिएटर क्वालिफ़िकेशन भी हासिल की है। तो चलिए सीधा मुंबई से जुड़ते हैं और उनसे बात कर मंच पे उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं। शाश्वत मंच पर कपिल देव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जी, और चूँकि मैंने सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़े थे फ़ेसबुक पे तो मैंने देखा आपने बहुत सारे पपेट्स बना रखे हैं। तो ये हुनर एक जी, अजीब अलग-सी क्वालिफ़िकेशन और विशेषता थी जो आकर्षित कर रही थी। तो मैं यहीं से आपकी शुरुआत करना चाहूँगी कि आपने थिएटर में जो अपनी यात्राएँ की या जो काम किया, उसको बताते हुए आप पपेट से कैसे जुड़े, ये मुझे बताएँ और हमारे दर्शकों को भी जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का नमस्ते और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए और हमें सुनने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और रितांद्रा जी का भी बहुत धन्यवाद, इन्होंने ये मंच हमें प्रदान किया कि अपनी अपने जो भी मैंने रंगमंच की दुनिया की जो मेरी जर्नी रही है, उसके बारे में मैं अपने अनुभव शेयर करूँ। मैं जैसे आपने पूछा कि पपेट्री से मैं कैसे जुड़ा, पपेट एक्चुअली थिएटर ही है और जी, मैं एक्चुअली शुरू में मैं दिल्ली में था और वहीं से मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की और थिएटर करते-करते मुझे अ, एक और डायरेक्टर के बारे में पता चला जिनका नाम है दादी पदम जी, वो पपेट थिएटर स्पेशली वो पपेट को लेके काम करते हैं। तो क्योंकि जब मैं थिएटर करता था, मैं एक्टिंग के अलावा मैं बैक स्टेज में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, जो कि बहुत कम एक्टर रखते हैं। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था सेट डिज़ाइनिंग में या प्रॉप्स वगैरह बाकी चीज़ों में। तो मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट करा कि तुम दादी पदम जी से मिलो, वो एक अलग तरह का थिएटर करते हैं, मज़ा आएगा। तो मैं उनसे मिला और जब मैं उनसे मिला तो वहाँ जाके देखा तो एक अलग ही दुनिया मुझे थिएटर की दिखाई दी, जो मैं बहुत आकर्षित हुआ उस तरफ और उन्होंने भी बहुत प्यार से मुझे वेलकम किया और अ, बोला कि तुम हमारे शोज़ देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है तो तुम हमारे साथ जुड़ो। तो मैंने शुरू में उनके 2-3 नाटक देखे और बिल्कुल ही अलग तरह का थिएटर जो कि आम थिएटर से बिल्कुल ही डिफरेंट था क्योंकि उसमें एक्टर नहीं थे। पपेट्स के भी अलग-अलग स्टाइल थे जो कि मैंने कभी देखा ही नहीं था, बस हमें ये मालूम था कठपुतली होता है, बस वही हमने देखा था लेकिन उनका जब थिएटर देखा तब मुझे लगा कि अरे ये तो एक अलग ही तरह की दुनिया है। और फिर वहाँ से हमारी थिएटर की पपेट थिएटर की जर्नी शुरू हुई और मैंने 2 साल उनको लगातार असिस्ट करा और उस दौरान मैंने पपेट बनाने से लेके किस तरह से हम उसका नाटकों में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तमाम विधाएँ मैंने वहाँ पे जाके सीखा। फिर इस तरह जर्नी शुरू हुई और चलते गए, फिर लोग मिलते गए, काम करते गए और फिर एक समय ऐसा आया कि फिर मैं टीचर बन गया। तो जब मैंने थिएटर पढ़ाना शुरू करा, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मुझे मिलती थी जो कि पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। फिर चैलेंज आता था कि इसको स्टेज पे हम कैसे लाएँगे? तो वहाँ पे इस पपेट थिएटर ने मेरा बहुत हेल्प करा और इस तरह से पपेट्री और थिएटर दोनों मेरा साथ-साथ चलता रहा। जी। कपिल जी एक चीज़ यहीं पे मैं जानना चाहूँगी, मैं एक बार शो करने जयपुर गई हुई थी, तो वहाँ के हम जी, लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो वहाँ पे जानते हैं कि जो महल है वहाँ बने हुए, वहाँ पे तरह-तरह के ट्रेडिशनल लोग वो अपना वर्क करते हैं। जी, तो उसी एक महल में मैंने देखा कि बेटी बचाओ आंदोलन विषय को लेकर एक बड़ा हाँ, प्यारा-सा धुन, जो लोक धुन है राजस्थान की, उसपे वो पपेट जो है नचा रहे थे, तो वो कठपुतली का डांस कर रहे थे। तो 2 मिनट रुक कर मैंने जी, उनसे पूछा, बातचीत की कि ये क्या आप सिर्फ़ ये डांस ही करते हो? कहे नहीं, अगर हमको विषय मिलता है, तो विषय पर हम एक्ट भी करते हैं। तरह-तरह की स्टोरियाँ जो वहाँ का ट्रेडिशनल होता है उसको भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पपेट आप चूँकि क्वालिफ़िकेशन भी आपकी उसी से संबंधित है,
तो आपने पढ़ाई एक्चुअल पपेट में किस तरह की पढ़ाई की, उसके बारे में हमें बताएं। जैसे मैंने शुरुआती ट्रेनिंग तो मैंने बताया, मेरे जो गुरु मिस्टर दादी पदम जी हैं, और उनसे ही मैंने ली। और क्योंकि उस दौरान जब थिएटर करते थे, वो इकलौते एक मतलब जिन्होंने हम युवाओं को आकर्षित करा कि पपेट थिएटर की तरफ। अदरवाइज कोई पपेटियर बनना चाहता भी नहीं था। वो सोचता कि अरे ये कोई छोटा मोटा काम है, या पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। कुछ ऐसा शुरू में मेरे मन में भी ऐसी धारणाएं थी। जब उनका काम देखा तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक अलग ही तरह का ये थिएटर है। और वहां से शुरुआत हुई, और फिर काम करते गए। और उसी दौरान काम करते करते मैं एक स्वीडन से एक स्टूडेंट आई हुई थी दिल्ली, उनके संपर्क में मैं आया। तो आया तो उनके साथ हमने 3 दिन वर्कशॉप करा। तो जी। हमने उनसे कहा कि भाई आप आए हो तो हमें कुछ सिखाओ। तो फिर उन्होंने 3 दिन जो हम उस समय थिएटर कर रहे थे, तो हम 4-5 लोगों की टीम थी। उन्होंने 3-4 दिन का वर्कशॉप करा, और उन्होंने मेरे से पूछा कि वुड यू लाइक टू कम टू स्टॉकहोम? तो मैं उसने ऐसे कैजुअली पूछा, तो मैं भी कैजुअली जवाब दिया। मैं बोला कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँगे। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ स्वीडन में स्टॉकहोम में ड्रामाटिस्ट का इंस्टीट्यूट है। मतलब ड्रामेटिक जी। इंस्टीट्यूट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, थिएटर है, पपेट्री है, रेडियो है, सिनेमा है। एक ही इंस्टीट्यूट में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो कुछ दिनों के बाद, हाँ, जिन दिनों मैंने ये वर्कशॉप उनके साथ करा था, उन दिनों मैं एक टीवी सीरियल खुल्लम खुल्ला जो दूरदर्शन पे आता था, वो उसमें मैं काम कर रहा था। जी। तो रंजना पांडे जी ने वो सीरियल प्रोड्यूस करा था। तो उन्हीं के घर पे हमने वर्कशॉप करा। तो जो स्वीडिश जो वो स्टूडेंट आई थी, पता नहीं उन्होंने वहाँ स्वीडन में मेरे बारे में क्या चर्चा करा। तो वहाँ डिपार्टमेंट से एक लेटर मेरे नाम से आया था रंजना जी के घर पे, कि हमारे पास एक ऐसा-ऐसा स्कॉलरशिप है, और हम हर साल एक स्टूडेंट को गेस्ट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं, आप आना चाहोगे क्या? तो मेरे लिए तो बहुत एक सरप्राइजिंग था कि सामने से ऑफर है। और फिर मैं बोला बिल्कुल आना चाहेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा बायोडाटा मंगाया कि आपने अब तक क्या-क्या किया है, और आप पहले अपने बारे में भेजिए। मैंने उनको मेल करा। फिर उन्होंने कहा कि आपको तो काफ़ी कुछ इस चीज़ों के बारे में आता है, तो आपको और कोई स्पेशल चीज़ करना है तो आप बताओ। तो एक जैपनीज़ स्टाइल है जिसको बुनराकू पपेटरी कहते हैं। जी। बहुत पहले मैंने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मैंने वो ऐसे कोई शो देखा था, और मुझे जी। कुछ-कुछ नाम था बुनराकू। मुझे लगा था कि मुझे ये वाला टेक्निक सीखना है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये स्टाइल सीखना है बुनराकू, और एक कलर शैडो पपेटरी। तो जी। उन्होंने बोला हमारे पास टीचर तो नहीं है, लेकिन तुम आओगे तो हम अरेंज कर लेंगे। और इस तरह से वहाँ से हमें स्कॉलरशिप मिला, और फिर मैं स्वीडन गया। जी। और वहाँ पे जाके डिप्लोमा लिया मैंने इसमें पपेट थिएटर में। जी। और तब से इसी में लगे यही हैं। जाती हूँ। जी, संजय जी हाँ, आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत है। एनके पंत जी मुंबई से ही आपके जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एक यहाँ पे ये जानना चाह रही थी, जैसे जो पपेट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें पपेट को ड्रामे के विषय में लगाना है, कोई थीम पे हमें उसे नाटक कराना है, तो वो जो चूँकि बारीकियाँ मुझे नहीं पता कि वो जो कला है, जो जिससे आप वो कैरेक्टर को पपेट के कैरेक्टर को जो नचाते हैं, वो विधि क्या है? उसको मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, इसमें एक तो पहली बात, जब हम थिएटर में यूज़ करते हैं पपेट्री, तो हमको पहले ये देखना पड़ता है हम पपेट क्यों इस्तेमाल करें, एक्टर क्यों नहीं। तो पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जी। कुछ चीज़ें हैं कि हम पपेट के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से बातें कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं कि हम एक्टर के माध्यम से वो बात कह सकते हैं। और क्योंकि जब पपेट्री में कोई एक स्टाइल नहीं है, जैसे मैं करता हूँ बहुत तरह के स्टाइल की पपेट्री करता हूँ। जी। मतलब बहुत बेसिक जो 4 स्टाइल है, लेकिन इसी में बहुत हम मॉडर्न टेक्निक का काफ़ी इस्तेमाल हम करते हैं। सिर्फ़ वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल की बात नहीं है, बहुत तरह के हैं। और ये डिपेंड करता है कि हम हमारी स्क्रिप्ट किस तरह की है। आप हर जी। एक स्क्रिप्ट में एक पपेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जी। आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पपेट डिज़ाइन करने पड़ते हैं। और
वो अगर पपेट को लेके काम करने से पहले थोड़ा पपेट्री के बारे में स्टडी करना पड़ता है कि जी आपको भी पता होगा कि ये स्टाइल की पपेट्री है और ये कहानी अगर मैं कहूँगा तो इस कहानी को हम किस माध्यम से बहुत खूबसूरत तरीके से जो कि दर्शकों को भी आकर्षित करे, उनका मनोरंजन करे, अच्छा लगे। तो फिर हम बाद में वो चयन करते हैं कि स्टाइल ऑफ पपेट्री। तो तो वही होता है कि शुरू में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब मैंने भी पपेट्री शुरू करा पहले तो मैं सिर्फ़ एक्टिंग करता था। और लेकिन जब मैं इस फ़ील्ड में जुड़ा, बाकी चीज़ें देखा और फिर जब मैंने टीचिंग शुरू की, तब मैंने देखा कि बहुत सारी कहानियाँ हमें मिल रही थी, कि चैलेंजेज़ जब मैंने पपेट्री की पढ़ाई नहीं करी थी तब तक बहुत चैलेंज था कि ये स्टोरी मैं स्टेज पे कैसे लाऊँगा। लेकिन जब मैंने पपेट्री के बारे में जाना तो उसके बाद मुझे लगा कि दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी स्टोरी ऐसा नहीं है जो कि हम स्टेज पे नहीं ला सकते। तो जी उस पपेट थिएटर को जी थोड़ा समझ। कपिल जी, अभी आपने 4 फॉर्म बताए, वो 4 फॉर्म जानना चाहूँगी कि वो 4 फॉर्म क्या है? तो जी, जी। एक तो जो हमारा सबसे जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल पपेट्री जो है हुँ, जिसको आप कठपुतली बोलते हैं, राजस्थानी ट्रेडिशनल पपेट है, जो स्ट्रिंग पपेट बोला जाता है। फिर वेस्ट बंगाल में रॉड पपेट हैं। हमारे यूपी में ग्लव पपेट हैं। साउथ इंडिया जी, में शैडो पपेट है। ये बेसिक 4 पपेट्री हैं और जी, इसी से धीरे-धीरे अलग तरीके से फिर उसमें और नई-नई चीज़ें ऐड की गई, जो कि अलग-अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंटेबल बनाया गया है। तो जी। ये 4 अ, बेसिक फॉर्म हैं, रॉड, जी, शैडो, ग्लव और स्ट्रिंग। जी। तो ये 4 जो सेट होंगे, अगर मान लीजिए एक एक फॉर्म आप चॉइस करते हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं या कोई स्क्रिप्ट राइटर उसको लिख के देता है? देखिए कोई स्क्रिप्ट पपेटियर के लिए स्क्रिप्ट तो कोई हाँ, दूसरा राइटर नहीं लिख पाएगा। वो खुद फिर वो लिखता है। एक्टरों के जी, हाँ, क्या होता है ना कि वो जी, उन्होंने जब पपेट देखा ही नहीं, उसकी पपेट्री की अपनी लिमिटेशंस हैं। जी, तो जब तक वो राइटर को उनकी लिमिटेशंस और उनकी खूबियाँ नहीं मालूम होंगी, तो वो पपेट के लिए अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएँगे। जी, तो ये तो इसके लिए पहले तो थोड़ा जैसे मैं अपने नाटकों की स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूँ। जी, तो मेरी ये हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीन मैं कैसे करने वाला हूँ, तो इसमें किस स्टाइल की और इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि इसमें अगर मैं सारे मीडियम का इस्तेमाल करूँ। कोई भी मतलब उसमें एक ही नाटक में आप सारे माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो ये जो स्क्रिप्ट है जिससे हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, रिहर्सल करते हैं 1 महीने की, तब कहीं जाके शो करते हैं। तो जो ये पपेट का जी। जो मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट आप चॉइस करते हैं, तो इसकी जो सेटिंग है मतलब परफॉर्मिंग के लिए कितने दिन में आप तैयार कर लेते हैं कि इसको अब हम तैयार हैं, रेडी हैं परफॉर्म के लिए? अभी वो डिपेंड करता है कि हमारी स्क्रिप्ट कैसी है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि जो जी, पपेट भी होता है हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं, कोई बाहर से आर्टिस्ट आपका पपेट नहीं बनाएगा। बहुत जी, सारे तरह-तरह के आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स के बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएँगे, कोई स्कल्पटर मिल जाएँगे, पेंटर मिल जाएँगे, बहुत सारे मिल जाएँगे। लेकिन पपेट डिज़ाइन करने के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। जी। तो वो अच्छा पपेट बनाने की जो जी। जी, कपिल जी यही पूछना चाहूँगी, मैं बाद में भूल जाऊँ। जो पपेट अभी जिसे कैरेक्टर वाइज़ आप बनाते होंगे, तो वो हाँ। मतलब वो भी जो आपकी स्क्रिप्ट के है स्क्रिप्ट मिलती है, उसी के अनुसार भी पपेट तैयार करते हैं आप? जी, बिल्कुल जी, हम 2-3 हमारा एक और तरीका ये होता है कि पहले हम कुछ जी, हमारे पास पपेट्स होते हैं, ठीक है? जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रिप्ट बनाते हैं कि हमारे पपेट्स के हमारे पास ये तरह के पपेट्स हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम कुछ इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि फिर उसके बाद एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। एक तरीका दूसरा है कि अब हमने पपेट्स को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट तो लिख लिया, फिर अब उसके हिसाब से फिर हम चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। अगर आप जी, ये प्रेमचंद की अगर 2 बैलों की कथा अगर करने की सोचेंगे, तो उसमें जी, तो इतने सारे कैरेक्टर हैं और सारे एनिमल कैरेक्टर्स हैं अगर देखेंगे तो। तो और सिर्फ़ ऐसे नहीं कि जानवर बना देना ही काफ़ी होता है, उसमें जान डालना ज़रूरी है। तो जो भी कैरेक्टर आप बनाते हैं पपेट में, वो जी। इस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ता है कि वो मतलब आप उससे कनेक्ट कर पाएँ, वो ऑब्जेक्ट नहीं लगे, वो कैरेक्टर लगे। जी, और वो जो मान लीजिए कोई परफ़ॉर्मेंस जो आपकी रहती है, तो जो साउंड होता है, वो क्या रिकॉर्ड करते हैं कि लाइव ही चलाते हैं उसको कोई, पीछे बैकग्राउंड में? नहीं
बहुत सारे शोज़ तो हमने लाइव करे हैं। बहुत सारे जी, प्लेज़ हमने करे जो कि लाइव थे और लाइव ऑडियंस के सामने हम करते थे। रिकॉर्डेड बहुत कम करा है, लेकिन कुछ चीज़ें जिससे कुछ म्यूज़िकल प्लेज़ होते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं उसमें डायलॉग ही नहीं होते। जी, अभी हाल ही में मैंने एक लास्ट वीक एक शो खत्म किया है, उसमें डायलॉग ही नहीं था, तो वो और ऑनलाइन करना था, तो वो प्ले मैंने रिकॉर्ड करा और पूरा जी, रिकॉर्डेड था वो। और ज़्यादातर और म्यूज़िक क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शोज़ भी होते हैं जो कि पहले से प्री रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन उसमें ना फिर अ, क्योंकि थिएटर एक ऐसा है, मैं मानता हूँ कि इंटरैक्टिव जितना होता है उतना मज़ा आता है। तो प्री बिल्कुल। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि फिर आप ऑलरेडी वो ट्रैक चले जा रहा है, फिर ऑडियंस उस समय कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसके साथ हम इंटरैक्ट नहीं कर पाते या निकल जाता है। तो डिपेंड करता है, अब किसी मेला में अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बहुत शोर-शराबा भीड़ है, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड प्ले करना पड़ेगा। और जी, अगर आप थिएटर में कर रहे हैं तो आपको आपका चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं कि आप कैसे करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। एक प्रश्न एन के पंत जी कर रहे हैं, मपेट के बारे में भी बताएँ। जी, पंत जी नमस्कार, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और पंत जी के साथ तो ख़ैर बहुत पुराना याराना है। तो पंत जी ये मपेट जो है ना अ, आपने ये सीरियल देखा होगा, अभी हाल ही में आता था अ अ, गली गली सिम सिम, और बहुत साल पहले हम लोगों ने करा था खुल्लम खुल्ला, दूरदर्शन पे आता था। और उससे भी पहले एक मोहिनी माथुर जी थी, वो करती थी, टर्रम टू नाम का एक सीरियल आता था। तो बहुत सारे सीरियल मतलब वो मपेट में क्या होता है ना कि आपको मैं बताता हूँ, अभी ये जो है ना, जी, ये जी, देखिए, ये जो है एक कैरेक्टर है, ये मेरा एक नाटक है बिग बैड वुल्फ। तो जी, उसमें थ्री लिटिल पिग्स की जो स्टोरी है, अगर सबने पढ़ा होगा, बहुत फेमस स्टोरी है। तो थ्री लिटिल जी, पिग्स में ये मपेट है, समझ जी, रहे हैं? तो जी, का सवाल ये कि मपेट के बारे में, तो पंजी मपेट ये है बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें लिप मूवमेंट होते हैं और बहुत स्पेशली ये बच्चों के शो के लिए बहुत कमाल की चीज है ये। अगर बच्चों बिल्कुल, का आप नाटक करते हैं तो ये वाला जो पपेट्री है ना बहुत कमाल का है, और बच्चे मतलब बता नहीं सकता हूँ कि कितना आकर्षित हो, मतलब बच्चे इतने झपट पड़ते हैं इस तरह के अगर पपेट आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत मजा आता है बच्चों को। और बिल्कुल, खास तौर पे बिल्कुल। अगर छोटे बच्चे हो तो और मजा आता है। बिल्कुल कपिल जी, ये जो पपेट है मपेट, देखिए अभी मैं नई चीज मैंने भी कहीं पढ़ी थी, लेकिन अभी अंतर क्या होता है ये आपने अभी समझा दिया। ये बताइए कि आपने वर्कशॉप भी की है, तो ये अपनी जी। पपेट को लेकर तो वर्कशॉप पे कितनी रुचि रखते हैं बच्चे, या मतलब वही रुचि रखते हैं जिनको अंदर से जिज्ञासा रहती है जानने की कि मतलब इस चीज से भी हमें जुड़ना चाहिए। देखिए मैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ काम करता हूँ, स्कूल्स के लिए, एनजीओज़ के लिए। जी, तो मेरा जो अनुभव रहा है, बच्चे इतना एन्जॉय करते हैं ना इस पूरे वर्कशॉप को। जी, मतलब क्योंकि इसमें इतना उनको मज़ा आता है, क्योंकि जो पूरा मेकिंग का जो प्रोसेस है, जब हम वर्कशॉप करते हैं तो पूरा एक प्रोडक्शन तक जाते हैं। तो वो जी, पूरे प्रोसेस में किस तरह हम स्टोरी बनाते हैं, फिर स्टोरी के बाद किस तरह से पपेट डिज़ाइन होता है, वो पूरा प्रोसेस बच्चे इतना एन्जॉय करते हैं, और जब वो वर्कशॉप खत्म होता है तो बच्चे बाद में बहुत मिस करते हैं, और बहुत बच्चे अपने स्कूल में जाके खुद वो अपने कुछ छोटे-छोटे प्रेज़ेंटेशन जैसे स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। कई बार बहुत बच्चे हमें बताते भी हैं कि आज हमने हमारे स्कूल में मैं बेस्ट परफॉर्मेंस का मुझे अवार्ड मिला, और उन्होंने कुछ भी जैसे अपना पपेट बनाया, उन्होंने चाहे शौक से बनाया जो भी। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, और मेरा ये अनुभव रहा है कि बच्चों को ना बहुत सारे जो मानसिक तनाव उससे भी रिलीफ पहुँचाता है ये पपेट्री। क्योंकि मैं बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ के। जी, आप कुछ कुछ कह रहे बता रहे थे आप। जी, हाँ, मैं ये तो कह रही थी मैं कि बहुत। जो अभी जो बच्चों की बात की ना, तो निश्चित रूप से बच्चे नहीं, अभी आपका जो फेसबुक पे आप सुंदर सुंदर वो जो मुखड़े हैं और वो सब बना के जो डाल रहे थे, वो मुझे भी कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे थे, तब तभी मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा इनको मंच पे मैं बुलाऊंगी, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगी कि अगर आसपास कुछ आप बना के रखे हो तो हमारे दर्शकों को जरूर दिखा दीजिएगा,
कि वो कैसे बनाया बिल्कुल है। मैं जी अभी ये देखिए क्योंकि मैं जो थिएटर करता हूँ ना उसमें पपेट एक्टर मास्क बहुत सारा अभी ये देखिए ये कि हाफ मास्क है हाँ, इसको ये थोड़ा अगर थोड़ा नीचे, देखेंगे हाँ। जी जी, तो ना इसका भाव तो खुशी का है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बहुत सारी चीजें थिएटर में क्या है ना कि मास्क बहुत इस्तेमाल करते हैं अब अभी अपने इंडियन थिएटर में भी बहुत लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं और बाहर जी के थिएटर में तो बहुत यूज होता है और सिर्फ मास्क ही नहीं मैं और भी पपेट्स आपको दिखाऊंगा जी अभी जी ये बिल्कुल। पपेट जो है ना ये रॉड पपेट है एक मिनट जी अगर आप इस पपेट को देखेंगे ना इसको ये इसके जी अंदर एक सिंपल सा एक रॉड लगा हुआ है ठीक है जी और इसमें हम अपना ही हाथ इस्तेमाल करते हैं जब भी जी हम कुछ बात करते हैं तो उसका ये एक्शन होता है जो भी होता है चल रहे देखा जी समझ रहे तो जी इस स्टाइल को रॉड पपेट कहते हैं ये बहुत पुराना अपना इंडियन स्टाइल है जी जो जी वेस्ट बंगाल रही है अ, और ग्लव पपेट्री है अपने यूपी का तो बहुत फेमस है गुलाबो सिताबो पता ना आपने सुना जी होगा जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा है थोड़ा गुलाबो बहुत। सिताबो देश का जी बहुत पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म रहा है ग्लव पपेट्री का और जी मैंने लखनऊ संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से मैंने वहाँ लगातार 3-4 साल वर्कशॉप करा और जी कई सारे हमने वहाँ शोज बनाया कि लखनऊ में बताऊं बहुत सारे पपेट थिएटर ग्रुप हैं जी जो कि कर रहे हैं तो ये पपेट है इसको हम ग्लव पपेट बोलते हैं जी, तो क्योंकि ये ये वाला मैंने देखा है। जी देख रहे हैं तो जी ये इस तरह की जो पपेट्री खास तौर पे जब हम कोई शो बनाते हैं स्कूल के अंदर जाके परफॉर्म करना है बच्चों के सामने बहुत क्लोज ऑडियंस है खास तौर पे ऐसे छोटे पपेट्स हम स्कूल्स के लिए तैयार करते हैं कि वहाँ पे बच्चे क्लासरूम में ही होते तो ताकि अच्छे से देख पाए और कुछ कुछ पपेट्स तो बहुत बड़े बड़े पपेट भी होते हैं 15-16-20 फीट के भी पपेट होते हैं वो डिपेंड करता है अब किसी बड़े स्टेडियम में अगर हम करने जाएंगे तो वहां पे ये छोटे पपेट नजर नहीं आते तो उसके लिए फिर उस वेन्यू को दिमाग में रख के हमें पपेट डिजाइन करना पड़ता है और एक और अभी मैं दिखाता हूँ स्ट्रिंग पपेट ये ये स्ट्रिंग पपेट है अगर एक सेकेंड ये अभी हाल ही में मैंने बनाया है ये जो अभी हमारा शो हुआ अभी लास्ट वीक में जो हुआ उसी शो के लिए था ये हमारा छोटा पपी डॉग है तो ये इसका मुंह भी चलेगा दौड़ेगा भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप अ, ये ये कॉन्टेम्प्रेरी स्ट्रिंग पपेट है ये ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट नहीं है ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट में ना वो पूरी तरह हाथ पे ही डिपेंडेंट है कि हाथ से ही ऑपरेट होता है लेकिन ये जब हमने सीखा तो इससे पता चला कि बहुत सारे आसान हो जाते हैं मूवमेंट क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पपेट्री है ना वो मूवमेंट सीखने में बहुत टाइम लगता है अब इसमें क्या है ये जो हमने इसका ये कंट्रोल बनाया है इस कंट्रोल में ना इसके सारे अगर धागे देखेंगे ना एक एक इसमें जो ये क्रॉस है तो सारे मूवमेंट आपको जब पपेट हाथ में आएगा तब वो देखने में पता चलेगा कि कैसे ये ऑपरेट होएगा तो इससे क्या होता है मूवमेंट इजी हो जाता है और खासतौर पे थिएटर में नाटक जब हम करते हैं तो ये पपेट बहुत कुछ कर सकता है तो और जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल पपेट्री है वो ज्यादातर क्या है डांसिंग कैरेक्टर है तो जब जी हम किसी प्ले को जब डिजाइन कर रहे थे अगर पूरा गाना है और म्यूजिकल कोई सीन है तो हम कोशिश करते हैं कि उस स्टाइल की पपेट्री यूज करें जो जिसमें जिसके मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल हो लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती जो कि चलने फिरने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से तो वो फिर हम रॉड पपेट्री में आते हैं बुनराकू स्टाइल की पपेट्री में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पपेट को चलाने के लिए कई कई बार 3 लोगों की जरूरत होती है कई बार 5 लोगों की जरूरत है तो एक पपेट को चलाने के लिए तो जी डिपेंड करता है कि आप कैसा आपकी स्क्रिप्ट है किस तरह की और क्या मूवमेंट आप चाहते हैं बिल्कुल, कपिल जी, जो ये पपेट बनाते हैं तो एक पपेट पे तो जो जिस मटेरियल से बनता है कितनी लागत लग जाती होगी? हाँ, ये लागत, जी, इस पे लागत कितनी आपकी लग जाती है? डिपेंड करता है मैं वही बताता हूँ ना एग्जैक्ट नहीं जी बता सकता हूँ कि जी अ,
मटेरियल कॉस्ट जो भी होते हैं, जी, अवेलेबल मटेरियल देखना पड़ता है। तो अभी जैसे अगर मैं सिर्फ इस पपेट की बात करूं, तो जी, अभी इसको बनाने के लिए मुझे फोम का, इसका बॉडी और हेड बनाने के लिए अगर मैं एक फोम का शीट खरीदता हूँ, तो जी, उस एक फोम की शीट में 3 पपेट बन जाएंगे। तो अब वो फोम की जो कॉस्टिंग होगी 400-500 रुपए वो होगा, प्लस ये जो फैब्रिक इस पे लगा है ये बहुत स्ट्रेचेबल, इसको फ्लीस बोलते हैं इस मटेरियल को। ये थोड़े से जो भी है ये भी 200-300 रुपए मीटर मिल जाते हैं। और जी, तो वो इस तरह से अगर ये मान के चलिए ऐसा पपेट बनाने के लिए, एक मपेट बनाने के लिए कॉस्टिंग आपको 1000 रुपए के अंदर बन जाएगा। तो जी, पपेट की जो कॉस्टिंग। जी, जी, बिल्कुल। मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्या मतलब जब शो की प्रस्तुति होती है तो आपकी लागत निकल जाती है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं मेरे जो भी प्लेस होते हैं या मैं कर रहा होता जी, तो वो कोई न कोई सपोर्ट कर रहे थे, कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को सपोर्ट कर रहा था। मैं टिकट शोज बहुत कम करता हूँ, ठीक है। जी, और टिकट वाले शोज भी हमने करे हैं। तो जब आपका प्रोडक्शन करना है तो फिर लगातार शोज करने पड़ेंगे। जी, एक शो में बिल्कुल। तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। हाँ, ये होता है कि जी, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने एक शो बना लिया, अब आपको बाद में उससे कमाना है, तो आप लगातार शोज़ करते रहिए, फिर उससे आपके जो उसमें पैसे खर्च हुए हैं, वो वापस आ जाएँगे। बिल्कुल। और एक इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपने थिएटर क्वालिफ़िकेशन में बताया कि आप जो है सैटरडे ड्रामा क्लब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने एजुकेशन जी, प्राप्त की, जी। तो ये 1 ईयर का कोर्स क्या है? ये कोर्स नहीं था, तो जिस समय जी, बहुत साल पहले आपने बैरी जॉन सर का नाम सुना होगा। तो जी, उन दिनों एनएसडी में थिएटर इन एजुकेशन बोलते हैं इसको। तो जी, सैटरडे क्लब शुरू हुआ था। तो एवरी सैटरडे को जी, हम बच्चे जाते थे। और वहाँ थिएटर एजुकेशन पे खूब जो भी ट्रेनिंग होती, ट्रेनिंग क्या, पूरा एक अलग ही दुनिया थी वो, जो कि मजा आता था। हम वहाँ पे गए और बहुत वहाँ किस तरह से, वो कोर्स नहीं है, मतलब आप उसको क्या बोल सकते हैं, एक वर्कशॉप जैसा कह सकते हैं कि 1 साल का था उस समय। तो जी, उस दौरान हमने वहाँ से सीखा कि थिएटर किस तरह से हमको एजुकेट करता है, हमारी जी, पूरी पर्सनैलिटी को किस तरह वो हेल्प करता है। और हम अ, हमारी पूरी जो थिंकिंग है, हम बहुत सारी चीज़ वो जो हमारे सोचने समझने की एक अलग तरह का नज़रिया वहाँ से मिलता है। तो उस समय जब ये टीआई स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों को बुला-बुला के एडमिशन देते थे। तो जी, अ, हाँ, तो उस समय क्या, हमारे बैच के अभी 4-5 लोग हैं जो आज भी थिएटर कर रहे हैं और अलग-अलग शहरों में हैं। बाकी लोग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी 4-5 लोग अभी तक हम लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग अलग-अलग शहरों में हैं, कर रहे हैं थिएटर। और वहाँ से जी, शुरुआत हुई, और फिर दिल्ली में जो मंडी हाउस है ना, बहुत खूबसूरत जगह है। और जी, जी, वहाँ पे वो मतलब कमाल की जगह वो बोल सकते हैं। और वहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, अलग-अलग अ कला की, चाहे पेंटिंग की हो, चाहे साहित्य की हो, ड्रामा की हो। तो वहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हुआ करते थे, तो हम लोग जाके वहाँ लाइब्रेरीज़ में दिन भर तो वहीं बीतता था हमारा। घर से सुबह निकल जाते थे तो उधर ही, और शाम को फिर हम लोग नाटक के रिहर्सल के लिए मिलते थे। तो वो एक अलग ही जी, तरह का माहौल था, और वहाँ एक समय वो माहौल जो मैंने देखा, आजकल बहुत मिस करता हूँ, वहाँ पे अब वो माहौल रहा नहीं। पहले एनएसडी का जो जी, लॉन हुआ करता था, उस लॉन में कम से कम 6-7 ग्रुप हमेशा रिहर्सल्स करते रहते थे पेड़ के नीचे, या उनके जी, वहीं पहले कथक केंद्र हुआ करता था, उसके पीछे हम लोग रिहर्सल करते थे। तो वहीं करते-करते बहुत सारे और थिएटर के जो गुरु लोग थे, उनसे मुलाकात हुई, रोबिन सर से, सत्यव्रत रावत जी, और भी बहुत सारे, जितने भी मैंने कम से कम 10-12 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो सब लोगों से मुलाकात हुई, और हमारा तो यही रहता था कि जितना ज़्यादा लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिले, तो घुस जाते थे। एक-एक दिन में कई बार 3-3 डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, एक ऐसा समय भी था, जी, उनके टाइमिंग के हिसाब से। जी, जी। कपिल जी, आपने टीवी में भी एक्टिंग दी और जैसा कि अभी बताया आपने बैक स्टेज में भी काम किया है, तो क्या ये पपेट को लेकर भी कोई टीवी सीरियल में काम किया है?
पपेट का ही सीरियल था ना ये, जी, खुल्लम खुल्ला, एक खुल्लम कश खुल्ला। कशीर दूर जी, जी, कशीर दूरदर्शन के लिए एक सीरियल आता था, 13 एपिसोड हम लोगों ने किया था। जी, कश्मीरी फोक टेल्स थे। उसमें रॉड पपेट हमने इस्तेमाल करा था। उससे बहुत पहले जी, ज़ी टीवी जब नया-नया स्टार्ट हुआ था, तब जी, चूना लगा के एक 26 एपिसोड का सीरियल बना था, जिसमें ये मपेट स्टाइल की पपेट्री हम लोगों ने यूज़ करा था। उस समय मेरा शुरुआती दौर था। वो हमने जी, करा। फिर एशियानेट एक चैनल है साउथ की, तो उन्होंने एक सीरियल बनाया था ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उसमें भी मपेट वो डायनासोर की स्टोरीज़ थी उस समय। तो जी, और भी तरह-तरह के, तो उसमें मपेट हम लोगों ने यूज़ करा। बहुत साल पहले एक वीडियो मैगज़ीन आया करता था, जी, जिसको आई विटनेस नाम के। जैसे उसमें हमने लेटेक्स वाले पपेट, गुस्ताखी माफ़ जो आपने देखा होगा एनडीटीवी पे, उस स्टाइल की जी, पपेट्री हमने उस दौरान किया था। तो ऐसे बहुत सारे हमने करे। फिर कुछ फ़िल्में हमने की है पपेट को लेके। जैसे एक साउथ की फ़िल्म है, पहले इंग्लिश में उनका नाम था बेली फुल ऑफ ड्रीम्स, अभी कुछ और नाम है उनका। 2005 में हमने किया था उनको, हमें पता चला कि उनको नेशनल अवार्ड मिला उस फ़िल्म को, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें पपेट के बहुत अलग-अलग तरह के स्टाइल को इस्तेमाल किया गया उस फ़िल्म में। तो उसमें मैं, जी, मेरे सर, दानिश मैडम जी, हम 4-5 जो दिल्ली के पपेटियर्स थे, हम लोग उसमें थे। फिर कई सारी ऐड फ़िल्में मैंने की हैं पपेट पपेट को लेके। फ़िल्म द्रोणा, अभिषेक बच्चन की एक फ़िल्म आई थी द्रोणा, प्रियंका चोपड़ा जी, की। तो उसमें एक जी, केके मीनन विलेन का कैरेक्टर उन्होंने प्ले करा था, तो उसका कुछ राइट हैंड टाइप का कह सकते हैं। तो वो 2 कैरेक्टर थे पपेट, वो मैंने डिज़ाइन करा, मैंने परफ़ॉर्म करा। और ऐसे ही फिर एक मराठी फ़िल्म है, वक्रतुंड महाकाय, उसके लिए पपेट मैंने डिज़ाइन किया। तो ऐसे मिलते रहते हैं और जो भी है जी, चलता रहता है। जी, पपेट को लेकर कपिल जी समसामयिक विषय जो हमारे जो घटित घटनाएँ हो रही हैं, उनको भी लेकर आप स्क्रिप्ट लेकर पपेट पे काम कुछ योजना बनाए हैं क्या वर्तमान समय में या क आगे भविष्य में कुछ करेंगे? नहीं, अभी एक कल ही से जी, एक मेरा वर्कशॉप शुरू हो रहा है एक एनजीओ के लिए, वो स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं। और जी, इस दौरान, इस वर्कशॉप के दौरान हम 2 नाटक तैयार करेंगे। जी, ऑनलाइन ये वर्कशॉप है। और पहले तो मैं ऑफलाइन इन लोगों के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनके जो टीचर्स हैं, ये स्पेशल बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि थिएटर से एक चीज़ देखा, क्योंकि मैं जब दिल्ली में सलाम बालक ट्रस्ट में पढ़ा रहा था, जी, तो थिएटर ना कितना आपको बदल देता है, मतलब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर देता है, समाज को समझने का एक अलग नज़रिया देता है। मतलब आप अ, लोगों को अच्छे से पहचान पाते हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है समझ पाते हैं थिएटर से। हमने देखा, क्योंकि सलाम बालक ट्रस्ट में मैंने 11 साल पढ़ाया, और उस दौरान मैंने करीब 27 नाटकों का निर्देशन करा, और वो हमारा जो थिएटर ग्रुप था, एक जी, समय में क्या अभी भी दिल्ली में माना जाता है कि थिएटर थिएटर में सबसे बेस्ट थिएटर ग्रुप है। मैंने जब 11 साल जी, काम करे, ऐसे ही बच्चे सड़क पे रहने वाले बच्चे थे, जब उनसे आप मिलते ना, तो लगेंगे नहीं कि वो कभी ऐसे बच्चे रहे होंगे। अभी वो सब वेल सेटल्ड हैं अपने-अपने फील्ड में, बहुत लोग तो अभी भी थिएटर ही कर रहे हैं। तो और एक समय ऐसा था कि अ, चाइल्ड एक्टर के लिए, अगर किसी को चाइल्ड एक्टर चाहिए, अच्छा एक्टर, तो हमारे ऑर्गनाइज़ेशन में आते थे, आज भी आते हैं। तो अभी वो मेरा ही एक स्टूडेंट है जो उस चीज़ को कंटिन्यू वहाँ पे किया हुआ है, वो आज भी थिएटर ज़िंदा है हमारा। तो बहुत सारे हमने ये देखे कि ये किस तरह से हेल्प करता है आपको, अपने जिस भी फील्ड में आप आगे जाएँगे काम करने के लिए, लेकिन आपकी पूरी क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी को बदल देता है। और एक जी, 2-3 एक्सपीरियंस मेरे सामने ऐसा रहा है, एक बच्चा था, वो बोलता नहीं था। उनके टीचर्स और काउंसलर्स लोग परेशान हो गए थे कि वो उदास रहता है, बोलता नहीं है। हाँ, तो उनका एक टीचर मेरे पास लेके आए। तो बोला कि सर, ये बच्चा बोलता नहीं है, आप देखो क्या कर सकते हो। तो हम हमारा जो थिएटर, हमारे हम लोग बहुत सारे तरह-तरह के गेम्स खेलते हैं, और बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ हैं हमारे थिएटर के, जिससे कि बच्चे अपने आप ओपन अप हो जाते हैं देखते-देखते। और वो नाटक हमने उस लड़के को, मैं बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर वो बच्चा ना ऐसा हो गया, वो 3 महीने के अंदर हमने वो एक प्ले करा जिसका नाम था कल्पनाओं की उड़ान, उसमें उसको मैंने मेन रोल दिया। और वो बच्चा
जो बोलता नहीं था उसने मेन रोल करा, वो 10-11 साल का था वो बच्चा, और उसने मेन रोल करा, और पहले शो में उसका चलते स्टेज पे पैजामा खुल गया था, और मतलब और उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो थ्रू आउट स्टेज पे है, और मैं बिल्कुल एलटीजी ऑडिटोरियम में हमारा शो था दिल्ली में, और मैं बिल्कुल लाइट रूम के पास बैठा हुआ देख रहा था, मुझे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में लोगों ने बताया उस लड़के ने जी कैसे हैंडल करा पूरा 1.25 घंटे का वो शो। थोड़ी देर के लिए उसका एग्जिट होता है, मुश्किल से एक 2 मिनट का उसको ब्रेक मिलता होगा, थ्रू आउट था वो चेंज जी देखा। एक और लड़का था, 12th में पढ़ रहा था, वो एक दिन ऐसे मैं बैठा हुआ था वही सलाम मलक में, तो वो मेरे पास आए झिझकते हुए कि मैं जब अकेला था, तो कहते कि सर मुझे भी आपके साथ ना नाटक करना है। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ये तो मैं मुझे तो सैलरी तुम लोगों के लिए दी जाती है, तो ये तो तुम्हारा ही ग्रुप है, तो आ जाओ। तो वो जुड़ा हमारे नाटक में, और पहला नाटक उस समय हमने एक नाटक लिखा था, सपने आपके अरमा हमारे। वो ऐसी कहानी थी जिसपे बाद में बहुत सारी फिल्में बनी उसी तरह की कहानी को लेके। तो उस फिल्म में उस नाटक में उस लड़के को एक छोटा सा प्रिंसिपल का रोल दिया था, एक ही सीन था। फिर उसके बाद अगला नाटक हमने करा रानी नागफनी की कहानी, जो हरिशंकर प्रसाद जी का नॉवेल है, उसमें उस लड़के को मेन रोल दे दिया मैंने, जिसने प्रिंसिपल का रोल करा। तो वो तो हैरान हो गया, बोलता है कि सर मैं इतना बड़ा रोल कैसे करूंगा। तो मैं बोला तू कर लेगा, बस मैं बोला तू अब सरेंडर कर दे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। वो जी नाटक वो प्ले इतना हिट हुआ, और दिल्ली में एक थिएटर की बहुत बड़ी क्रिटिक हुआ करती थी, पता नहीं अभी भी होंगी, नाम अभी उनका याद नहीं आ रहा, बहुत वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, अचानक अभी दिमाग से उतर रहा है, शायद पंत जी को नाम याद होगा उनका। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा उस नाटक के बारे में, जी कविता नागपाल जी। तो दिल्ली जी जी मतलब वो थिएटर की बहुत बड़ी क्रिटिक मानी जाती हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा रिव्यू लिखा शो देखने के बाद। और हमने देखा कि कितना चेंज थिएटर ने चेंज करा है, अ, खुद मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल बहुत बदली है। बिल्कुल। और कपिल जी, अभी जो आप बच्चों को लेकर जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है एक तो साइकोलॉजिकल बच्चा एक तो एंटरटेनमेंट भी कर रहा है वो, मतलब आपकी उस दुनिया में, और उसके मन चाहा बच्चों को क्या चाहिए, वो तो मतलब मिट्टी के घड़े हैं, घड़े जैसे हैं। तो वो एक तो जी उनको खिलौने में ही, खेल खेल में ही ड्रामा चाहिए। तो ये जो मिल रहा है, और जी अभी जो साइकोलॉजिकल आपने एक बात बड़ी अच्छी रखी कि उसके अंदर जो बदलाव आया इसको लेकर, तो निश्चित है ये तो इससे संभव है। मैं चाहती हूँ कि इसका विस्तार अगर बच्चों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से ऐसे टाइप के जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं समाज में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ये जो मतलब क्या, जब बच्चे तैयारी आपसे जुड़ते हैं, और जो थिएटर की पूरी स्क्रिप्टिंग आप करते हैं या पूरी डिजाइनिंग करते हैं उसकी प्रस्तुति के लिए, तो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं वहाँ, मतलब क्या उनको मजा आता है इसको पूरे मतलब उस प्रस्तुति के दौरान तक? बहुत मजा आता है। और वो मैं शुरू में भी शायद मैंने बताया, ये बच्चे तो मतलब बता नहीं सकता उनके अंदर कितना वो बदलाव आ जाता है, और वो अ, मतलब पूरी उनकी पर्सनैलिटी। मैं बताऊं लखनऊ में हमने जब वर्कशॉप करा था, संगीत नाटक एकेडमी ने हमें इनवाइट करा था, और वहाँ पे कुछ जो पपेटियर्स हैं उनको लेके, ये 2004, 5, 6 की बात है, ये 3 साल लगातार मैंने वहाँ लखनऊ में काम करा। तो उस दौरान उससे पहले भानु भारती जी ने वहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग पे ना वर्कशॉप किया था, तो करीब 25-26 नाटक उस वर्कशॉप में लिखी गई थी, स्क्रिप्ट लिखा गया था नाटक का। और फिर उसके बाद एसएनए का ये प्लानिंग था कि इसको पपेट के माध्यम से एक पूरा इस स्क्रिप्ट पे काम किया जाए। फिर मुझे बुलाया गया, जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सारे स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई थी, लेकिन सारी उनमें से 2-3 स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी जो पपेट के थ्रू हम कर सकते थे, लेकिन बाकी स्क्रिप्ट एक्टरों के थ्रू ज्यादा बेहतर हो सकता था। फिर वहां पे 2 स्क्रिप्ट और हमने तैयार करा, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टाइल की पपेट्री उसमें इस्तेमाल करना था उस वर्कशॉप के दौरान। तो हमने 5 कहानियां उस दौरान
3 तो जो भानु भारती जी ने वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप में किया था, 3 स्क्रिप्ट उनकी थी और 2 हमने खुद वहाँ पे उस वर्कशॉप के दौरान तैयार करा था। तो उसमें अलग-अलग तरह के पपेट्स को लेके जब काम हुआ और जो लखनऊ में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा उसका, संगीत नाटक अकेडमी ने हमें कहा कि हमारे एसएनए की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि इतना ये फुल हाउस था एसएनए का, अगर लखनऊ में देखेंगे ऑडिटोरियम जो नीचे वाला है, तो पूरा भरा हुआ था और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हुआ। फिर एसएनए ने ही इनिशिएटिव लिया कि बहुत सारे स्कूलों तक इसको फैलाया जाए। तो उन दिनों स्कूलों ने भी लखनऊ में काफ़ी सारे ऐसे जो उस वर्कशॉप से निकले थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने जाके स्कूलों में काम किया और फिर जजिंग के लिए मुझे कई सारी जगह बुलाया गया था। हमने देखा इतना कमाल का काम हो रहा था उस समय। फिर मैं 2007 में मुंबई शिफ्ट हो गया। तो उस दौरान 2006 तक मैं उधर लखनऊ हर साल मेरा जाना होता था, बुलाते रहते थे। कुछ न कुछ होता था, तो उस समय संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ बहुत अच्छा काम कर रहा था, पता नहीं अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन उस दौरान बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत सारे काम हो रहे थे। और लखनऊ में आज भी बहुत सारे पपेटियर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर बाद में बीएनए ने वहाँ किसी एक एनजीओ के साथ मिल के बीच में कुछ शुरू करा। तो वहाँ फिर मुझे बुलाया गया। कुछ स्क्रिप्ट ऐसी थी कि उसको पपेट के थ्रू डिज़ाइन करने थे, तो 2-3 बार मैं बीएनए गया। तो उन लोगों ने भी देखा अरे ये तो कमाल का माध्यम है। तो ये तो थिएटर में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये पपेट सिर्फ जैसे हम कहते हैं हम थिएटर करते हैं, सिर्फ थिएटर का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करना, जी, जी, एक्टिंग करना सिर्फ बिल्कुल, थिएटर नहीं है। तो ये थिएटर की जो तमाम ये विधा है, ये जो भी चीज़ें हैं, वो सब मिलकर उस चीज़ को एक कंप्लीट थिएटर बनाता है। तो वहाँ पे देख के भी लगा बिल्कुल, कि अरे इसका तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। और बिल्कुल, बाहर के देशों में जब हमने देखा कि कितने तरह-तरह के काम हो रहे हैं पपेट को लेके, इवन अभी मुंबई में ये एक बहुत बड़ा ये टाटा थिएटर ने प्लान करा था, मुग़ल-ए आज़म एक प्ले है जो बहुत बड़ा प्ले है। उसमें पपेट का उन्होंने सोचा करेंगे, तो क्योंकि अकबर और सलीम के वॉर का जो सीन था, तो सोचा कि हम पपेट के थ्रू इस चीज़ को करेंगे। तो लंदन से उन्होंने एक पपेटियर्स को बुलाया था। फिर क्योंकि पपेट में आप उस सीन के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करते हो, फिर किसी वजह से वो टाइम ड्यूरेशन को लेके चीज़ें नहीं बनी, लेकिन लोग सोच रहे हैं। इवन मुंबई के बहुत बिल्कुल, सारे थिएटर ग्रुप के साथ मैंने काम करा जिन्होंने पपेट का इस्तेमाल करा और वो कहते हैं, "अरे वाओ! ये है।" वो उनके शो बड़े हिट हो जाते हैं। तो बहुत बिल्कुल, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पपेट में सिर्फ पपेट हो, आप एक्टर पपेट को मिलके कंबाइंड आप शो बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पपेट ही हो। बिल्कुल। बिल्कुल, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप और विस्तार करें। एन के पंत जी ने आपके बारे में लिखा है कि कपिल जी हिंदुस्तान के उन कर्मठ में से एक हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, पर बगैर किसी सिकन के हँसते हुए पपेट रंग जगत में स्थापित स्वतः ही हुए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसे लोग ऐसे ही स्टेब्लिश होते हैं पंत जी। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो जानती भी नहीं थी, आप लोग को तो किसी न किसी माध्यम से मैंने साक्षात्कार के लिए बुलाया। इनके जो ये पपेट्स के जो चेहरे हैं, कभी कुछ न कुछ ये अपनी फेसबुक पे डालते रहते थे, तो कहीं न कहीं उससे मैं आकर्षित होके और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो एक अलग सी विधा है। और कपिल देखा नाम तो ये मुंबई से जुड़े हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको मंच पे ज़रूर आमंत्रित करूँगी और मैं चाहूँगी कि सिर्फ मुंबई और पूरे ही नहीं, पूरे भारत में विस्तार हो। और जो खासतौर से स्कूल के बच्चे हैं, तो बच्चों के स्कूल के तो मैं गुजारिश करूँगी, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएँ हों, चाहे सरकारी संस्थाएँ हों, वो जो हैं इन पपेट्स के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि उनका एक, चूँकि बच्चों का एक जो कोमल भाव होता है वो एंटरटेनिंग होता है, तो वो भी इसमें है, ड्रामा भी है, विषय भी जुड़ा है। और इसी में जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और खेल खेल में ही बहुत सारी गतिविधियां, जो पढ़ाई लिखाई कभी कभी आती है कि माँ बाप को सोचना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तो वो भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका विस्तार होना चाहिए और इस ये पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित होना चाहिए। सरकार को भी, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनको सोचना चाहिए कि विषय बच्चों के लिए जो है ये ज़रूर रखना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, लेकिन सुझाव मेरा है, सब प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं ये जब आएगा तो आपको उसका निश्चित है कि जो
आगे विस्तार होगा, उसमें आपको आप दिखेंगे और ऐसे ही आप बढ़ते रहें। आपको सराहना मैं भी सराहना करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देखी मैंने। अभी ज़िक्र किया था, एक बार राजस्थान गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जो कठपुतली का वो जो डांस देखा, मूवमेंट, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो आज की आपाधापी में जो बच्चे जिन चीज़ों से जुड़ रहे हैं या सोशल मीडिया से, वहाँ कहीं न कहीं वो दूसरा दृष्टिकोण उनके सामने आ रहा है। मैं देख रही हूँ साइकोलॉजिकल, उनका जो क्रिएटिव वर्क है, जो चिंतन है, वो नहीं हो पाता है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर इस विधा से जुड़ते हैं या थिएटर विधा से ही बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं जुड़ते, तो क्रिएटिविटी जो चाहिए वो चाहिए। कपिल जी, जो आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, और हम अभी कुछ 10-5 मिनट और बात कर सकते हैं। आपने जी, जी। थिएटर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कभी ऐसी कोई मतलब प्रस्तुति रही हो जो आपको आज तक भी मतलब आपकी स्मृति में हो, वो हमें शेयर करें, वो यादगार पल? नहीं, बहुत सारी ऐसी ऐसी यादें तो बहुत है, अनगिनत यादें हैं, मैं क्या बताऊँ। और एक नैनीताल में हम लोग एक बार परफ़ॉर्म कर रहे थे पपेट को लेके, और उस नाटक का नाम था मैं भी एक बच्चा हूँ। और उसमें एक कैरेक्टर जी, था बच्चा और एक उसका फ्रेंड होता है कुत्ता। तो जी, ओपन में हम लोग परफ़ॉर्म कर रहे थे वहाँ, नैनीताल में एक जगह सातताल, वहाँ पे वाईएमसीए है, वहाँ पे उनका ओपन हॉल था, वहाँ पे हम परफ़ॉर्म कर रहे थे। जी, तो उसमें हर डायलॉग के बाद वो कुत्ता का रिस्पॉन्स आता है, वाह! वाह! तो उधर किधर से ना एक कुत्ता घूमता हुआ आ गया वो, और चलते शो में वो ना, जो हमारा जो पपेटियर लड़का था, वो कुत्ते का रोल प्ले कर रहा था। अब थोड़ी देर अगर वो और हिलाता ना, तो वो कुत्ता, रियल कुत्ता उस पे झपट जाता। जी, मतलब वो वो जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब बता नहीं सकता हूँ कितना वो, उस कुत्ते को लग रहा था कि वो रियल है। उसके एक-एक बिल्कुल। हाव-भाव, वो मूवमेंट। हाँ, जी, तो जैसे ये वो कपिल जी, जैसे वो एक स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है ना बचपन में, कि शेर जब कुएं में झांकता है तो अपनी परछाई देखकर वो उसमें कूद जाता है, तो वो चीजें इसमें दिख गई। जी, बहुत, और कई बार बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंस हुआ है। फिर एक नैनीताल की एक घटना है, ये एक जगह है टिवड़ा, अल्मोड़ा के पास। मतलब रामगढ़ और अल्मोड़ा के बीच में एक छोटा-सा गाँव है टिवड़ा, हम लोग वहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहे थे। वहाँ भी एक कुत्ता नीचे बंधा हुआ था। तो जी, ये नाटक हम कर रहे थे। तो वहाँ जो भी ऊपर वो हमारा पपेट वाला कुत्ता बोल रहा, तो उधर से आ रहा था, तो वो नाटक इतना हिलेरियस हो गया था उस दिन ना। तो जी, ऐसे ही फिर यही नाटक हमने पार्लियामेंट एनेक्सी में करा था। जी, तो उस दिन वहाँ सोनिया गांधी और ये नज़्मा हेपतुल्ला, ये जो बड़े-बड़े नेता लोग थे। तो क्योंकि ये सैटारिकल प्ले है हमारा, तो उसमें जी, जी, पॉलिटिशियंस वगैरह सब हमने घसीटा हुआ था उस नाटक में। तो जी, वो एक अलग ही अनुभव रहा था। और बाद में फिर अ, नज़्मा हेपतुल्ला जी ने, मेरे एक जो बच्चा उसमें परफ़ॉर्म कर रहा था, जो डॉगी का कैरेक्टर कर रहा था, उनको उन्होंने बोला, वो उसका थोड़ा डॉग का आवाज़ उतना अच्छा शायद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, ये ऐसे बोलता है। तो उस दिन ना मैं वो पार्लियामेंट के अंदर जो एनेक्सी में जो पॉलिटिशियंस लोगों को जो सामने से देखा, तो ऐसा जी, लग ही नहीं रहा था कि ये लोग इतने बड़े-बड़े लोग हैं, और ऐसे हम लोग हिल-मिल के खूब मज़ाक कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं। और अजीत जोगी फिर कुछ आके बोले, हमारा जो नरेटर था उस नाटक में, अविनाश नाम है, आज तो बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है और पपेटियर है वो लड़का। अ, तो वो उसमें नरेटर का रोल कर रहा था, बच्चा था उस समय उसमें। तो सब लोग किस जी, तरह से मैं बता नहीं सकता कितना वो रहा था। ऐसे और भी बहुत सारे। फिर बिल्कुल, आईएएस जी, अकेडमी में हम लोगों ने परफ़ॉर्म करा वहाँ पे मसूरी में, तो वहाँ पे एक जी, अलग अनुभव था। तो ऐसे अनगिनत यादें हैं, तो बता नहीं सकता, बहुत जी। लंबी लिस्ट है। कपिल जी, अब मैं जानना चाहूँगी, चूँकि हम समय के भी मोड़ पे आ गए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए पपेट में कोई बच्चा मतलब जाना चाहता है या सीखना चाहता है, कोई आर्टिस्ट इसमें ही आपकी तरह ही उसकी भी जिज्ञासा हो, तो ये हर जगह नहीं है। मेरे ख़्याल से हम अब प्रयागराज की बात करें तो यहाँ तो ऐसा कोई मेरी जानकारी में वो बनाते हैं, वो पपेट्स वग़ैरह बनाते हैं, लेकिन जो ये जैसे परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें पपेट्स को लेकर, हुँ। ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है, अगर हो तो मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे नहीं है, लेकिन अगर इसमें वो स्कोप में आना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए
क्या है, वो कहाँ संपर्क करें, या मान लीजिए जैसे आपसे जुड़ने की बात है, इसके अलावा कौन-कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इससे जुड़ सकते हैं, इसमें काम सीख सकते हैं, या मान लीजिए शिक्षण की बात करें तो क्या इससे संबंधित वो कहाँ शिक्षण प्राप्त करें? इसके लिए तो यही एक थोड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इसके लिए, लेकिन हम लोगों ने जैसे जी, एक-दूसरे से सीखा है। लेकिन बड़े लेवल पे तो कुछ-कुछ जगहों पे थोड़ा-थोड़ा है, जैसे जामिया मिलिया मास कॉम में तो बड़े लेवल पे है कि आप मास कॉम का वो एक पार्ट है सब्जेक्ट का, तो उसमें पपेट्री के कुछ सेशंस होते हैं। और फिर दिल्ली में बहुत सारे जो पपेट थिएटर ग्रुप है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो वहाँ एक मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं अनुरूपा रॉय, बहुत मतलब इस समय वर्ल्ड में मतलब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में वो इस समय। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी पपेटियर मना नहीं करेगा आपको सिखाने के लिए, आप में इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और हम लोग तो चाहते हैं कि इस आर्ट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। फिर कोलकाता में कुछ एक ग्रुप है, जी, कोलकाता में सुदीप गुप्ता जी हैं, सुरेश दत्ता जी हैं, दिल्ली में अनुरूपा का ग्रुप है, फिर मेरा एक स्टूडेंट है शमीम वो है, फिर और भी ऐसे जो रेगुलर काम करने वाले हैं, तो एक-दूसरे के साथ प्रोडक्शन में जुड़ के उनके साथ रह के सीख सकेंगे, इंस्टीट्यूट नहीं है या तो फिर बाहर जी। देश में बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूट, तो फिर वहाँ जाके आप बिल्कुल। सीखना लेकिन पड़ एक सकता है। एक कपिल जी, मेरा मेरा मतलब अपना सोच है, अभी जब आप बात बता रहे थे कि जैसे आप लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए कहीं जैसे एनजीओ के थ्रू आप वर्कशॉप करते हैं, तो ऐसे छोटी-छोटी जगहों पे अगर इसका संचालन किया जाए वर्कशॉप के ज़रिए, जिसका इंटरेस्ट है वो वहाँ से जुड़े, तो ये भी एक माध्यम, अच्छा माध्यम है, ऐसे भी बिल्कुल। श्रृंखला हो सकती है। जी, बहुत सारे मैं बताता हूँ दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स ना इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं। जी, देहरादून में एक बहुत बड़ा स्कूल है जो बहुत नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे सर दादी पदम जी हर साल कुछ न कुछ करते जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े स्कूल्स हैं काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और दिल्ली में तो बहुत काम हो रहा है। मैं बताऊँ जी, दिल्ली में बहुत जगह जो पपेटियर्स हैं बहुत बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। जो जी, इस तरह से काम कर रहे हैं, कभी ज़्यादातर तो अब्रॉड ही रहते हैं, बाहर शोज़ बहुत होते हैं, फिर दिल्ली के अलग-अलग स्कूल्स हैं जो बहुत हर साल कुछ न कुछ करते रहते हैं। और संगीत नाटक अकेडमी बीच-बीच में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करता है। आप अगर चाहें तो आप संगीत नाटक अकेडमी को प्रपोज़ल भेज सकते हैं कि आपके शहर में एक ऐसा वर्कशॉप हो, जी, समझ रहे हैं? तो वो जी, ऑर्गेनाइज़ करेंगे आप। जी, तो जी, संगीत बिल्कुल। नाटक अकेडमी इस समय पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारा काम कर रही है। तो अभी तो फ़ोकस उनका ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट पे उधर बहुत एक्टिविटी हो रहा है। तो मैं तो बहुत जी, जगह अलग-अलग स्टेट्स पे जाके वर्कशॉप्स करते रहता हूँ। फिर अभी जवाहर कला केंद्र ने भी सोचा कि नहीं कुछ इस तरह की पपेटरी के हो तो वहाँ पे भी लॉकडाउन से जस्ट पहले एक वर्कशॉप मैंने खत्म करा था। तो ऐसे बहुत जी, सारे हैं जो अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि जी, अब क्या है ना थिएटर में वो स्कोप दिख रहा है कि सिर्फ पपेट ही नहीं अब थिएटर में बहुत सारी कहानियाँ कहने के लिए आपको पपेट की ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कपिल जी, जो ये पपेट चूँकि स्क्रिप्ट आप भी लिख रहे हैं, तो क्या इसकी इसका दस्तावेज़ीकरण भी है क्या? उपलब्ध है कहीं पे? या आपने कभी अ, विचार किया कि जो थीम पे लिख रहे हैं, उसको कलेक्शन करके हम इसको एक संग्रह के रूप में बनाएँ, मैं या उस जी, नहीं ये तो मैंने नहीं करा लेकिन देखिए अभी कोई भी आपने जब स्क्रिप्ट उठाते हैं ना तो पहले थोड़ा-सा शुरुआत तो करना पड़ेगा कि आपको जितना समझ अभी इस डिस्कशन से आ रहा है या यूट्यूब तो आजकल अवेलेबल है, वहाँ बहुत सारे आपको पपेट्स के वीडियोज़ मिल जाएँगे। जी, तो वहाँ पे आप देख के आप एक पपेट की स्टडी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपके दिमाग में आ गया अच्छा कोई भी कहानी दिमाग में आई। अभी सोचिए कि अगर आपको प्रेमचंद जी का या पंचतंत्र वो दो बैलों की कथा या पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वो उसमें पपेट का बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप पपेट के थ्रू वो कहानी बहुत अच्छे से कह सकते हैं। तो उसमें फिर वो कहानी कहने के लिए वो कैरेक्टर बनाना आना चाहिए आपको। ना, बिल्कुल। तो उसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे होगा? तो वो तो कोई टीचर आपको आके बता सकते हैं या ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको जो ऐसे वर्कशॉप्स के डालते रहते हैं कि कैसे बनेगा, क्या होगा। जी, बिल्कुल, लेकिन देखिए वो जो सोशल मीडिया साइट है, चाहे फ़ेसबुक की बात करें, चाहे एक अच्छी है, टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, लेकिन विषय का चिंतन,
वो व्यक्ति के अंदर ही वो होना चाहिए। और वो तो ठीक है, हमने कुछ चीजें कलेक्शन की, बनाई, सोशल मीडिया पर डाल दिया, आपने उसको खोल के वहां से ज्ञान हासिल हासिल कर लिया। लेकिन जो अगर जी, वास्तव में किसी विषय को विस्तार करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो दस्तावेजीकरण तो हमको करना ही पड़ेगा ना फिर। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, तो तभी तो तभी उसका विस्तार होगा। जी, नहीं, सही कह रही हैं। इस मामले में ना हमने कभी ये कभी जमा करके नहीं रखा कि जब मैंने ज़्यादातर प्ले जो करे हैं तो सलाम बालक ट्रस्ट दिल्ली के लिए मैंने करा है। तो मैं जो भी जी, लिखता था उनको दे देता था। तो बाद में वो बच्चे अपने से करते थे, तो जो भी स्क्रिप्ट होगी तो उनके पास होगी अभी। और कुछ और मेरे साथ एक ऐसा अनुभव रहा है, जो भी मैंने नाटक लिखे हैं, वो नाटक आज तक मुझे याद है, जो 15 साल 20 साल पहले मैंने लिखा है, हर किरदार का डायलॉग, हर एक वो सीन मुझे याद है। तो जब भी मुझे जी, किसी लिख के करना होता तो मैं वो फिर कर लेता हूँ, मैंने कभी पेपर पे लिखा नहीं। तो जी, इस तरह से, लेकिन अभी जैसे मैं एक एड्स पे हम लोगों ने एक नाटक बनाया था जिसका नाम था चुनौती। तो मैं आपको जी, उसमें दिखाऊँ कि उसका जो पपेट, वो पपेट भी नहीं कहेंगे आप। अब ये अगर फ़ोटो देख पा रही हैं शायद, चमक रहा है ये। जी, अ, जी, दिख रहा है? जी, हाँ, दिख रहा है। ये हाँ, तो ये जी, जो है ना, ये आप पपेट नहीं कह सकते इसको। जी, तो आप ना जब वो कुछ कैरेक्टर ऐसे आते हैं तो फिर एक आँख आँख बंद करते हैं ना, तो आपको एक इमेज दिमाग में दिखने लगता है कि अरे ये ऐसा दिख रहा है। तो बिल्कुल, आप वो स्टोरी किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं कि कोई इसमें आप सिंपल ये नॉर्मल ये बॉटल जो है, ये बॉटल भी पपेट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं आपको बिल्कुल, बनाना पड़े कोई चीज़। बिल्कुल, हमारे आस-पास बिल्कुल, जो ऑब्जेक्ट है वो कैरेक्टर हो सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। वो चम्मच और पता नहीं क्या-क्या चीज़ से कैरेक्टर बना के वो एक-दूसरे को कहानियाँ सुना रहे होते हैं। वही तो पपेट्री बिल्कुल, है बिल्कुल, एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत अच्छी जानकारी भी दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी जानी। और मेरी शुभकामना है कि आप इस दुनिया में और भी नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें, और हम लोग के बीच में भी आपकी प्रस्तुतियाँ हों, ईश्वर ऐसा करे। और मैं एक लास्ट में एक चीज़ और जानना कहना चाहूँगी आपसे कि जो इस क्षेत्र में बच्चे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं पपेट्री की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, या देखिए, ये पपेट्री, आप कोई भी जब काम करें, अगर इसको सिर्फ शौकिया बहुत लोग बहुत शौकिया करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि इसमें आगे तक जाते हैं, क्योंकि अ, मैं मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो उसका विस्तार भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो इसमें अगर जुड़ेंगे और इस काम का जितना विस्तार होगा वो उतना रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो बहुत सारे ऐसी बिल्कुल, चीज़ें हैं, बहुत सारे आज जो एड फ़िल्म में बनती हैं, एनिमेशन का दौर आ गया अभी। बहुत सारी जगह एनिमेशन तो बहुत जगह पपेटरी यूज़ हो रहा है। तो अगर जी, आप इस तरह की सोच करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे जो एड फ़िल्म बनाते हैं या सिनेमा बनाते हैं, तो उनके दिमाग में आएगा कि अरे इसके ऊपर तो फ़िल्म बनानी चाहिए। अभी एक प्रोजेक्ट अभी फिलहाल रुका हुआ है, एक फ़िल्म बनेगी जल्दी ही। वो पपेट और एक्टर की फ़िल्म है, 2 ही कैरेक्टर हैं उसमें, बाप-बेटे की कहानी है। तो एक है मुंबई में, अभी उस पूरे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा वो जो जी, जी, हुई है। तो वो जी, उन्होंने जब हमें स्क्रिप्ट भेजा, ये तो मैंने पढ़ के तो फिर वो उन्होंने पहले पपेट्री के बहुत सारे शोज़ देखे, और अभी हमारा जो जी, अभी ऑनलाइन शो था उसमें भी वो आए। तो जी, क्योंकि उन्होंने देखा पपेट को, लगता है इसके साथ तो बहुत कमाल का काम हो सकते हैं। आपको मैं बताऊँ, यूएस में एक पपेटियर हुआ करते थे, जिम हेंसन, जिन्होंने ये मपेट का इजाद करा है, जो मपेट शब्द आया है ना, उनका दिया हुआ है, जिम हेंसन। और उन्हीं की कंपनी ने ये जो अभी आपने देखा होगा, गली गली सिम सिम सीरीज आ रहा था कार्टून नेटवर्क और जी, इस पे, ये उन्हीं की कंपनी की थी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस यहाँ के थे, पूरा फंडिंग वहाँ से था, पेमेंट वहाँ से हो रहा था, पपेटियर जी, यहाँ के थे, पूरा टेक्निकल टीम चाहे डायरेक्टर हो यहाँ के थे, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट वहाँ का था। तो वहाँ उन्होंने जी, ना बहुत कमाल का काम करा और बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं जिसको ऑस्कर मिली है, पपेट की जो फ़िल्में हैं। तो जी, बहुत सारे वहाँ की फ़िल्मों में काम हुआ है, और
क्या अवेयरनेस से ही पता चलेगा, यहाँ के फ़िल्म मेकर को पता चलेगा कि ऐसी भी कोई चीज़ है, तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। नहीं तो थिएटर में तो बहुत सारे लोग धीरे-धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। एनएसडी के बहुत सारे प्ले के लिए मैंने काम किया हुआ है, तो जिसमें पपेट्स का इस्तेमाल हुआ है। जी, तो ऐसे बहुत सारे लोग अब धीरे-धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। तो जो भी इससे जी, जुड़ना बिल्कुल, चाहेंगे कि आगे इसमें आएँ और करियर बनाएँगे, लेकिन विश्वास से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि थोड़े दिन के बिल्कुल, बाद क्या इवन थिएटर भी कर रहे हैं, एक्टर बनने आते हैं, तो 2 दिन का थिएटर करके साल, डेढ़ साल करके सोचोगे एक्टर बन जाओगे, नहीं होगा। इसके लिए बिल्कुल सही कह समर्पण रहे हैं। चाहिए और लगातार आपको काम करना पड़ेगा और इस भरोसे से काम करना पड़ेगा कि कोई गारंटी नहीं इसमें आपको सफलता की, लेकिन आपका अगर बिल्कुल, विश्वास पक्का है तो आपको वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल कपिल जी, और मुझे लगता है कि ये रचना है, रचना मतलब एक तरीके से रचनात्मक कार्य है, रच के ही करना है इसमें अपने को। आप मेरे मंच पर बुलाए, मैंने बुलाया और आप इतनी सादगी से आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमसे जुड़े मेरा थे, उनका भी सौभाग्य बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े थे अमित कुमार द्विवेदी जी, साधना मिश्रा दुबे जी, एनके पंत जी, आलोक शुक्ला जी मध्य प्रदेश से जुड़े थे। प्रनेश दत्त त्रिपाठी जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सुधीर श्रीवास्तव जी, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एनके पंत जी तो जुड़े थे और संजय सोनी जी, और भी जो दर्शक जुड़ेंगे, सबका बहुत-बहुत आभार कि हमारे जो मंच पे हमारे जो आमंत्रित अतिथि आते हैं, उनका आप मनोबल बढ़ाते हैं। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कपिल जी आपको कि आप ऐसे ही नाम रोशन करें। और पंत, जैसा कि पंत जी ने कहा, और निश्चित ही है, जो मैंने आपका देखा तो मुझे भी जो चीज़ें लगी अभी बातचीत के माध्यम से, या जो आपके पपेट्स उस पे पड़े हैं, तो मैंने भी एक, मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ रही थी कि मैं अब कठपुतली का डांस तो नहीं, लेकिन मैं चूँकि लिखती हूँ, लेखनी से जुड़ी हूँ, तो मैं एक राइटअप ज़रूर लिखूँगी, और लिखूँगी तो आपको मैं ज़रूर भेजूँगी। जी, मुझे अच्छा लगेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। थैंक यू। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। थैंक यू।